सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर लेकर आए हैं शानदार, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, ना तेरा ना मेरा, ये है किसका, बोर्ड वाले का। ठीक है, तो इसके अंदर आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है जी। प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है लाडलो, देखो, किसी पारितंत्र इकोसिस्टम के अजैव घटक एबायोटिक फैक्टर का उदाहरण है। अजैव घटक, देखो पौधे एवं जंतु किसमें आते हैं, जैव घटक में। सूक्ष्म जीव जैव घटक में आते हैं। ताप, वर्षा और वायु किसमें आते हैं, अजैव घटक के अंदर आते हैं। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसे अजैव घटक कहते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो टाबरो, अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें से कौन सा इसमें से कौन सा एक मानव निर्मित आर्टिफिशियल पारितंत्र है। वन है क्या, वन तो है क्या है, प्राकृतिक है। तालाब एक प्राकृतिक है। झील एक क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन बगीचा कैसा हो सकता है, गार्डन कैसा हो सकता है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण हो सकता है। अगला, वे सभी जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं और अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। किसमें आते हैं, पोषी स्तर के अंदर शामिल होते हैं। उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपभोक्ता। क्या कहते हैं, उपभोक्ता। आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आर श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर कौन होता है। आहार श्रृंखला के अंदर प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है, वो होता है, अभी बताया था, उत्पादक। कौन होता है, उत्पादक होता है। प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर पर कौन होता है, उत्पादक होता है। कौन होता है, उत्पादक। प्रथम पर, फर्स्ट पर ये होता है। सेकंड पर कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। सेकंड पर कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। थर्ड पर कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता। कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता। बात समझ में आ गई। चलो, तो पोषी स्तर का मतलब क्या होता है कि भाई एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, और जो उस जीव की स्थिति होती है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी स्तर। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक औसतन कितनी ऊर्जा उपलब्ध हो पाती है। देखो, एक पोषी स्तर होता है, यदि ये प्रथम पोषी स्तर है, प्रथम पोषी, ये द्वितीय है, ये द्वितीय है, ये मान लो ये तृतीय है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर के अंदर कौन आता है, उत्पादक। कौन आता है, उत्पादक। इसके अंदर कौन आता है, प्राथमिक उपभोक्ता। और इसके अंदर कौन आता है, द्वितीयक उपभोक्ता। यदि इसके पास उत्पादक ने यदि 1000 जूल ऊर्जा बनाई, कितनी, 1000 जूल, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के पास मात्र 1000 जूल का 10% ऊर्जा ही पहुंचेगी। शेष 90% ऊर्जा क्या हो जाएगी, बाकी कार्यों में नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 100 का 10% कितना होता है जी, 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 जूल। और 100 जूल का 10% कितना होता है जी, 10 होता है। कितना, 10 जूल। तो देखो यहाँ पर 90% ऊर्जा खत्म हो रही है, और केवल दूसरे पोषी स्तर के अंदर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो रही है। इसके पास 1000 जूल ऊर्जा थी, लेकिन पहुंची कितनी, 100। ठीक है, और यहाँ पर द्वितीय पोषी स्तर के अंदर 10 जूल ऊर्जा ही आएगी। जैसे जैसे पोषी स्तर की संख्या बढ़ती जाती है, तो ऊर्जा का मान क्या करता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, चलो, तो 10%, इसका आंसर हो जाएगा 10%। इसे 10% का नियम भी कहते हैं भाई, जो लिंडेमान ने दिया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जकों डिकम्पोजर्स का मुख्य कार्य क्या है।
जो अपमार्जक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना, ना जी। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में क्या करना है होता है? बदलना होता है। जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल में बदलते कौन? अपमार्जक, उनका अपघटन करते हैं। अगलो प्रश्न है, आहार श्रृंखला के उस जाल को क्या कहते हैं जहां कहीं श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है? देखो, आहार श्रृंखला भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं आहार श्रृंखला। और आहार श्रृंखलाओं के शाखा से आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, उसे क्या कहते हैं? आहार जाल या फिर खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भाई किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसे होता है? किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। देखो, सूर्य का प्रकाश अवशोषित होगा, फिर उत्पादक भोजन बनाएगा, इस भोजन को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे, मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी चढ़ जाएंगे। ओए होए बेटे, हीरा बेटे, बच्चों नीचे आ। इतना जल्दी कहीं को गया रे? ठीक है, चलो ये प्रश्न है आहार श्रृंखला के माध्यम से हानिकारक रसायनों जैसे कीटनाशक यानी डीटीटी होता है, यह हानिकारक रसायन ही होता है, का उच्च स्तर पर एकत्रित होना क्या कहलाता है? वो कहलाता, देखो, जब आहार श्रृंखला के अंदर एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसके अंदर जो एक जीव के अंदर हानिकारक पदार्थ होते हैं, मान लो डीडीटी है, तो उनकी मात्रा एक जीव से दूसरे जीव के अंदर जैसी जाएगी तो ये जो जहरीले पदार्थ होने इनकी मात्रा क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। अगला प्रश्न है ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। कितने होते हैं? 3 परमाणु होते हैं जी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर हमें किस हानिकारक विकिरण से बचाती है? वो बचाती है पराबैंगनी विकिरणों से, यूवी रेडिएशन से। पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है? बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? कौन सा रसायन? कार्बन डाइऑक्साइड, ना जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है कि भाई 1987 में वैश्विक संगठन ने CFC के उत्पादन को सीमित करने का समझौता किया था। किसने किया था? WHO ने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसने नहीं किया था। यूनेस्को ने किया था, इसने भी नहीं किया था। यूनिसेफ ने किया था, इसने भी नहीं किया था। तो किसने किया था? UNEP ने ये समझौता किया था कि भाई कई करनो है CFC ने कम उपयोग ले होनी, ठीक है। तो UNEP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है बोर्ड। नेक्स्ट, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। और वो पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण। उन्हें क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरण। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई अजैव निम्नीकरण पदार्थों जैसे प्लास्टिक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अजैव निम्नीकरण, वे सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अजैव निम्नीकरण सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से तोड़े जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सत्य है ही नहीं, असत्य है।
आगे, वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल, अजैव निम्नीकरण होते हैं वो पर्यावरण के अंदर लंबे समय तक क्या करते हैं, बने रहते हैं। ये इसके बारे में सत्य कथन है अजैव निम्नीकरण के बारे में। ठीक है, ये तो वे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, नहीं होते, ये भी गलत कथन है। वे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, होते हैं ना। अगला अगला प्रश्न है ओजोन परत। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार सीएफसी का पूरा नाम क्या है? वो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भाई उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण द्वारा ऑक्सीजन अणु के टूटने से कौन सा परमाणु बनता है? देखो, ऑक्सीजन अणु है जो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। किसके अंदर? नवजात ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। और वो नवजात ऑक्सीजन है जो O2 गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ओजोन बनाता है, O3 बनाता है। क्या बनाता है? O3। तो स्वतंत्र ऑक्सीजन बनाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कह रहा है ऊर्जा प्रवाह के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशिक होता है, गलत बात है। शाकाहारी जीवों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः सबों जीवों को उपलब्ध होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार है? देखो, पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन सा है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना, ये भी भाई पर्यावरण के लिए हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। अनावश्यक लाइट और पंखे का स्विच बंद करना, ये भी अच्छी बात है, पर्यावरण के लिए तो अच्छी बात ही है ना। आगे, विद्यालय जाने के लिए स्कूटर के बजाय पैदल जाना, ये भी अच्छी बात है। तो उपयुक्त सभी पर्यावरण मित्रवत व्यवहार है, ये उपयुक्त सभी पर्यावरण के लिए तो अच्छा ही है। यदि स्कूटर ले जाएंगे पर्यावरण प्रदूषण होगा, और होगा या नहीं होगा? अनावश्यक लाइट और पंखे जलाएंगे तो विद्युत खर्च होगी या नहीं होगी? संसाधनों का हनन तो होगा ना। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर देख सकते हो आप, क्या बनाई गई है भाई? ये 8 श्रृंखलाएं हैं। देखो, 8 श्रृंखला पहली है वन के अंदर 8 श्रृंखला। देखो, घास फूस को हिरण खा रहा है, हिरण को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। और ये घास के मैदानों के अंदर देखो, ये घास है, इस घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। ठीक है। और ये तालाब के अंदर ये शैवाल है, शैवाल को कौन खा रहा है? बिच्छू, बिच्छू को मछली खा रही है, मछली को बगुला खा रहा है। ये बात याद रखोगे आप, ये 8 श्रृंखला के उदाहरण याद रखो। ये 8 श्रृंखलाएं मिलकर के 8 जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करती है? 8 जाल का निर्माण करती है। तो ये अपने क्वेश्चन हो चुके पूरे इस चैप्टर के, पर्यावरण के इतने ही थे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।